नमस्कार प्रिय मित्रों। YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ये समझा कि प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है और उसी के अंतर्गत हमने इस बात पर चर्चा की कि भारत में सत्ता का स्रोत क्या है। तो भारत में सत्ता का स्रोत जो है वो जनता है। इसके बाद हम सत्ता के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे और उसी के अंतर्गत हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात संप्रभुता शब्द को परिभाषित किया था। आज हम संप्रभुता शब्द के आगे जो शब्द दिया गया है और वो शब्द है समाजवादी। तो समाजवादी शब्द को हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो देखो समाजवादी क्या होता है। समाजवादी तो हमें क्या समझना है, हमें समझना है समाजवाद क्या है। हालांकि भारतीय संविधान के द्वारा समाजवाद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द को परिभाषित किया और इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, देखो समाजवाद की बात करें तो समाजवाद जो है वो एक विचारधारा है। क्या है? एक विचारधारा है। समाजवाद एक विचारधारा है और समाजवाद की कुछ विशेषताएं हैं और वो क्या क्या है। देखो समाजवाद इस बात पर बल देता है कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन उनका क्या होना चाहिए, उनका समाजीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाजीकरण होना चाहिए। इसका मतलब कि ये निजी संपत्ति का क्या करता है? विरोध करता है। कौन? समाजवाद। निजी संपत्ति का विरोध। इसका मतलब कि अडानी अंबानी के पास जो संपत्ति है उसका विरोध कौन करता है? समाजवाद करता है। समाजवाद ये कहता है कि अडानी अंबानी के पास जितनी भी संपत्ति है वो उनसे प्राप्त करके समाज में बांट दी जाए। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए? उसका समाजीकरण होना चाहिए। ठीक है, निजी संपत्ति किसी के पास ना हो। ठीक है, चलो देखो समाजवाद इस बात पर भी बल देता है कि समाज में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समाज में समानता होनी चाहिए। किसके बीच? कि जो अमीर लोग हैं, कौन? जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में भेद नहीं होना चाहिए। उनके बीच में भेद नहीं होना चाहिए। यानी आय की जो असमानता है, आय का जो अंतर है, आय के अंतर को कम किया जाना चाहिए। आय का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो समाजवाद इस बात पर भी बल देता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो वंचित वर्गों के कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात वंचित वर्गों के कल्याण पर बल देता है कौन? समाजवाद। साथ ही साथ समाजवाद ये कहता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण ना करे। समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण ना करे। अर्थात ये किसकी बात करता है? शोषण विहीनता की बात करता है कि शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण विहीनता, जैसे पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का क्या करता है? शोषण करता है। इस प्रकार की व्यवस्था समाज में नहीं होनी चाहिए। चलो ये क्या है? ये समाजवाद की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आता है। यदि हम बात करें समाजवाद की तो समाजवाद के दो रूप होते हैं। समाजवाद के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। उसको भी हम समझते हैं। देखो समाजवाद के दो रूप। समाजवाद के दो रूप किस प्रकार से हैं? समाजवाद को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग क्या है? देखो एक है साम्यवाद। साम्यवाद जिसे मार्क्सवाद भी कहते हैं, साम्यवाद या मार्क्सवाद। साम्यवाद या मार्क्सवाद। एक है लोकतांत्रिक समाजवाद।
एक है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, अब देखो दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों कौन? साम्यवाद या मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, दोनों की मंजिल क्या है? समान है। समान कौन है? मंजिल। दोनों के जो लक्ष्य है वो एक ही है। साम्यवाद या मार्क्सवाद भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। कौन से? जैसे उत्पादन के साधन जो है उनका समाजीकरण होना चाहिए, समानता होनी चाहिए समाज में, वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए और शोषण विहीनता होनी चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद भी इनको प्राप्त करना चाहता है। तो दोनों की मंजिल तो समान है, लेकिन दोनों के जो रास्ते हैं वो भिन्न भिन्न हैं। अब इस मंजिल को अपनाने के लिए, इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए साम्यवाद या मार्क्सवाद के द्वारा अलग रास्ते अपनाए जाते हैं और लोकतांत्रिक समाज के द्वारा अलग रास्ते अपनाए जाते हैं। यानी दोनों के द्वारा जो अपनाए गए साधन है वो क्या है? अलग अलग है। लेकिन यदि हम साध्य की बात करें अर्थात मंजिल की बात करें तो दोनों के लिए एक ही है। समझ में आता है? चलो अब हम बात करेंगे कि इनके द्वारा किस प्रकार के रास्ते अपनाए जाते हैं। चलो अब देखो दोनों के द्वारा अलग अलग रास्ते अपनाए जाते हैं। किसके द्वारा? साम्यवाद या मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवाद के दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक रूप है साम्यवाद या मार्क्सवाद, एक है लोकतांत्रिक समाजवाद। अब देखो साम्यवाद या मार्क्सवाद ये कहता है किस प्रकार के रास्ते अपनाता है। तो देखो साम्यवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। वर्ग संघर्ष किसके बीच में? तो जो पूंजीपति वर्ग है और एक है मजदूर वर्ग, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? संघर्ष होना चाहिए। और मजदूर वर्ग क्या करे कि पूंजीपति वर्ग से क्या करे? संपत्ति छीन ले। इस प्रकार से समाज में समानता स्थापित होगी। तो ये वर्ग संघर्ष की बात करता है। साथ ही साथ ये क्रांति की बात करता है कि क्रांति होनी चाहिए, और जब क्रांति होगी तो हिंसा भी होगी, यानी ये हिंसा की भी बात करता है। इसका मतलब कि वर्ग संघर्ष होगा पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच, तो वो किसका रूप धारण करेगी? वो क्रांति का रूप धारण करेगी। और जब क्रांति होगी तो हिंसा होगी। इसका मतलब ये हिंसक रास्तों को अपनाता है। लेकिन यदि लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक साधनों को अपनाता है, अर्थात अहिंसक साधनों को अपनाता है। ये हिंसा की बात नहीं करता। तो किसकी बात करता है? अहिंसक साधनों को ये अपनाता है। अहिंसक साधन, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद ये कहता है कि सबसे पहले हम चुनाव करवाएंगे। सबसे पहले क्या होने चाहिए? चुनाव होने चाहिए। और जब चुनाव होंगे तो सरकार बनेगी, और फिर सरकार क्या करेगी कि संसद में कानून बनाएगी। संसद के कानून बनाएगी। सरकार क्या करेगी? संसद में कानूनों को पारित करवाएगी। और कानून किस प्रकार से? जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भूमि सुधार कानून बनाए गए। भूमि सुधार कानून बनाए गए, ठीक है।
यानी जिनके पास काफ़ी ज़्यादा भूमि थी उसको उनसे लेकर जो भूमिहीन लोग थे उनको वो भूमि दी गई। इस प्रकार के कानून बनाए गए। आपको पता है कि 1969 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ जो विकास होगा वो योजनाबद्ध विकास होगा। क्या होगा? योजनाबद्ध विकास होगा। इसका मतलब कि पहले योजनाएं बनाई जाएगी, पहले योजनाएं बनाई जाएगी फिर विकास होगा। और आपको पता है कि भारत में योजना आयोग जो था उसका गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है। ठीक है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो अहिंसक साधनों की बात करते हैं। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आता है। अब हम ये देखें कि भारत में जो समाजवाद है उसकी प्रकृति कैसी है, किस प्रकार का समाजवाद है। क्या साम्यवाद है या मार्क्सवाद है या फिर लोकतांत्रिक समाजवाद है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। एक मिनट दोस्तों। देखो, यदि हम भारतीय समाजवाद की बात करें, किसके? भारतीय समाजवाद की। भारतीय समाजवाद। तो भारतीय समाजवाद किस प्रकार का है? क्या भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद या साम्यवाद है? तो इसका जवाब है कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है। भारत का समाजवाद मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है। तो क्या वो लोकतांत्रिक समाजवाद है? तो इसका जवाब है कि भारतीय समाजवाद किससे निकटता रखता है? लोकतांत्रिक समाजवाद से। किससे? लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। लेकिन ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं है। भारतीय समाजवाद पूरी तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद भी नहीं है। तो फिर भारतीय समाजवाद की प्रकृति कैसी है? तो देखो, भारतीय समाजवाद को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। और किस केस में? डीएस नकारा केस। डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाजवाद को परिभाषित किया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आय की असमानता है, भारत में जो आय की असमानता है वो आय की असमानता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यानी अमीर और गरीब के बीच जो खाई है, जो अंतर है, उसको कम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जीवन स्तर की जो असमानता है, जीवन स्तर की जो असमानता है, असमानता, उसको भी कम किया जाना चाहिए। ठीक है। यानी किस प्रकार का वो जीवन जी रहे हैं। एक व्यक्ति है जैसे अंबानी जो है वो किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो गरीब है वो किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है। तो जो जीवन स्तर की असमानता है उसको भी कम किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बल देता है कि वंचित वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? योजनाएं बनाई जानी चाहिए।
साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी बल देता है कि जो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, इसका मतलब कि जो विभिन्न रूपों में जो शोषण हो रहा है उस शोषण को समाप्त करने की बात करता है। तो शोषण समाप्ति की बात करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। शोषण समाप्ति, ठीक है। तो डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाजवाद को परिभाषित किया और कहा कि जो आय की असमानता है उसको कम किया जाना चाहिए, जीवन स्तर की जो असमानता है उसको कम किया जाना चाहिए। यानी एक व्यक्ति काफी अच्छे तरीके से जीवन जी रहा है और एक व्यक्ति के पास उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सरकार को क्या बनाना चाहिए? सरकार को योजनाएं बनाना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, इस बात पर बल देता है कि जो शोषण होता है, जो विभिन्न रूपों में जो शोषण होता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो डीएस नकारा केस में इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। चलो अब देखो आगे बात करते हैं। चलो अब देखो, तो भारतीय समाजवाद जो है, भारतीय समाजवाद ये नहीं कहता कि संपत्ति का अर्थात उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो, उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो, समाजीकरण हो, ऐसा भारतीय समाजवाद नहीं कहता। इसका मतलब कि भारतीय समाजवाद के केंद्र में क्या है? सरकार की समानतावादी नीतियां है, समानतावादी नीतियां। किसकी? सरकार की। भारतीय समाजवाद का संबंध किससे है? सरकार की समानतावादी नीतियों से है। भारतीय समाजवाद ये नहीं कहता कि उत्पादन की जो साधन है उनका समाजीकरण होना चाहिए, अर्थात भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति का विरोध नहीं करता। भारतीय समाजवाद जो है वो इस बात पर बल देता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो वंचित वर्गों के पक्ष में होनी चाहिए, अर्थात वंचित वर्गों के कल्याण पर आधारित होनी चाहिए। भारतीय समाजवाद जो है वो निजी संपत्ति का विरोध नहीं करता, बल्कि वो किस बात पर बल देता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति और जो निजी संपत्ति है वो होनी चाहिए। ऐसा कौन कहता है? भारतीय समाजवाद। यानी भारतीय समाजवाद सार्वजनिक व निजी संपत्ति के सहअस्तित्व की बात करता है। ठीक है, तो भारतीय समाजवाद की प्रकृति इस प्रकार से आपने समझा होगा, ठीक है। चलो अब कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जब से भारत में नई आर्थिक नीति आई है, ठीक है, तब से समाजवाद जो है भारत में समाजवाद जो है वो अप्रासंगिक हो गया है। क्या हो गया है? अप्रासंगिक हो गया है, अर्थात समाजवाद समाप्त हो गया है। इस प्रकार से कुछ विद्वान कहते हैं, ठीक है। तो देखो हुआ ये कि 1991 में, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विद्वान क्या कहते हैं। विद्वान क्या कहते हैं? विद्वान ये कहते हैं कि जब से नई आर्थिक नीति आई है, नई आर्थिक नीति भारत में, जब से नई आर्थिक नीति आई है, और कब आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई। तब से समाजवाद का जो आदर्श है, भारत में जो समाजवाद है वो अप्रासंगिक हो गया है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। अब इसका हमें जवाब देना होगा। देखो
नई आर्थिक नीति आई 1991 में, यानी एलपीजी सिस्टम आया कब? 1991 में। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, इन शब्दों को हमें इकोनॉमी में अध्ययन करना होता है। डिटेल में हम इनकी चर्चा कहाँ पर करते हैं? इकोनॉमी में करते हैं, ठीक है। लेकिन संक्षेप में हम बात कर लेते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण क्या होता है। देखो, जो नई आर्थिक नीति है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, ये 3 आधार स्तंभों पर टिकी हुई है। पहला है उदारीकरण, उदारीकरण, ठीक है। निजीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, दोनों एक ही है, वैश्वीकरण, ठीक है। चलो देखो, उदारीकरण का मतलब है उदार बनाना। किसको? नियमों को। नियमों को क्या बनाना? उदार बनाना, सरल बनाना। क्या बनाना? सरल बनाना, नियमों को सरल बनाना। यदि हम 1991 की बात करें तो 1991 से पहले जब हम किसी उद्यम को स्टार्ट करते थे, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के उद्यम को स्टार्ट करता था, तो उसके लिए काफ़ी जटिल प्रक्रियाएं थी। लाइसेंस प्राप्त करना है और फिर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का क्या करना होता था, उन प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। इस प्रकार से एक जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन जब से एलपीजी सिस्टम आया, कब? 1991 में, तो जो नियम थे उनको सरल बनाया गया। अब कोई भी व्यक्ति उद्यम स्टार्ट कर सकता था, लाइसेंस आसानी से प्राप्त हो जाता था, ठीक है। निजीकरण का मतलब यह है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको निजी क्षेत्र के अधीन करना, निजी क्षेत्र को सौंपना। किसको? सार्वजनिक संपत्ति को। यदि हम वैश्वीकरण की बात करें तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, उस भारतीय अर्थव्यवस्था को किससे जोड़ना? वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, ठीक है। तो नई आर्थिक नीति किस पर आधारित है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित है। संक्षेप में हमने इसको समझा। जब हम इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं तब उसमें हम नई आर्थिक नीति का डिटेल में अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब हमारा प्रश्न ये था कि नई आर्थिक नीति आने से समाजवाद जो है वो अप्रासंगिक हो गया है, तो क्या इसमें कोई वास्तविकता है? ठीक है, तो इसको समझते हैं। क्या वाकई समाजवाद अप्रासंगिक हो गया है? ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं हम। देखो, जब से नई आर्थिक नीति आई है, कब? 1991 में, तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो पूंजीवाद था, क्या हुआ कि जो पूंजीवाद था वो मजबूत होने लगा। क्या होने लगा? मजबूत होने लगा, मजबूत होने लगा। और हुआ ये कि जो असमानता जो थी उसमें वृद्धि हुई, उसमें वृद्धि हुई, यानी असमानता बढ़ने लगी। नई आर्थिक नीति आने से पूंजीवाद मजबूत हुआ और असमानता बढ़ने लगी। और इस प्रकार, इस वजह से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नई आर्थिक नीति आने से जो समाजवाद था वो समाप्त हो गया। समाजवाद जो था वो समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया। तो क्या ये सही है कि वास्तव में समाजवाद समाप्त हो गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से समाजवाद समाप्त नहीं हुआ, पूरी तरह से समाजवाद समाप्त नहीं हुआ। देखो, इस प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से देते हैं कि पूरी तरह से भारतीय समाजवाद जो है वो समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं, आप सभी को पता है कि जब डीएस नकारा केस में
सुप्रीम कोर्ट ने जब समाजवाद शब्द को परिभाषित किया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय समाजवाद के केंद्र में समानतावादी नीतियां हैं। कौन सी नीतियां? समानतावादी नीतियां है, समानतावादी नीतियां। ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। उत्पादन के जो साधन है उनका निजीकरण होना चाहिए, उनका निजीकरण होना चाहिए। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो भारतीय समाजवाद में नहीं है। यानी भारतीय समाजवाद के केंद्र में संपत्ति के समाजीकरण या निजीकरण नहीं है। भारतीय समाजवाद के केंद्र में संपत्ति का समाजीकरण या निजीकरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारतीय समाजवाद के केंद्र में कौन है? सरकार की समानतावादी नीतियां है। अब आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में भारत में किस प्रकार से समावेशी विकास को मान्यता प्राप्त हुई है। भारत में समावेशी विकास पर बल दिया जा रहा है भारत में, ठीक है। यानी सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, इन सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास हो। तो समावेशी विकास पर भारत में बल दिया जा रहा है। और आप सभी को पता होगा कि सरकार की जो नीतियां है वो अधिकांश योजनाएं सरकार की वंचित वर्गों के कल्याण पर आधारित है, वंचित वर्गों के कल्याण पर आधारित है। वंचित वर्गों के कल्याण पर आधारित है। तो इसका मतलब, इसका जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष क्या है? आप सभी को पता है कि भारतीय समाजवाद जो है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, ये इसका निष्कर्ष है, ठीक है। तो इतना हमने समझा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने समाजवाद शब्द को परिभाषित किया। कल हम पंथ निरपेक्ष शब्द को परिभाषित करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।